नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर में डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियो था अपन ने उसमें डी ब्लॉक की कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं इनके बारे में पढ़ लिया था। थोड़ा सा अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें अपन ने इसको 4 श्रेणियों में बांटा था, 3D श्रेणी, 4D, 5D और 6D, यानी 4 श्रेणियों में अपन ने इसको बांट दिया था। अब अपन बात करते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, यानी इनको संक्रमण तत्व भी माना गया है। तो संक्रमण तत्व किन्हें कहा गया है? संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका उपकोष डी उपकोष जो होता है वो अपूर्ण होता है, चाहे वो ऑक्सीकरण अवस्था में हो चाहे मूल अवस्था में हो। तो अपन बात करते हैं संक्रमण तत्व क्या होते हैं, यानी संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी आद्य अवस्था, यानी उनकी जो मूल अवस्था में है, अगर वो अपन आद्य अवस्था कहें या मूल अवस्था कह दें, या तो उसकी मूल अवस्था में या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब जब वो अपनी आयनिक स्टेज में है, आयन के रूप में है। इन दोनों में से किसी भी अवस्था में जब इनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, यानी पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होते किसी भी कंडीशन में, उस समय हम इन डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कह देते हैं। उस समय ये सभी के सभी तत्व जो होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे सभी डी ब्लॉक के तत्व जिनकी मूल अवस्था या उनकी ऑक्सीकरण यानी आयन के रूप में भी उनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, पूर्ण भरे हुए नहीं होते, क्योंकि डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 10 से अगर कम इलेक्ट्रॉन हैं, से कम कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इनसे अगर कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वे सभी तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। फिर अपन बात करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व में हमारे कुछ ऐसे तत्व हैं जो संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये सभी तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हुए भी संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इन सब में डी उपकोष जो होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है बच्चों, चाहे वो ऑक्सीकरण अवस्था में हो चाहे वो आद्य अवस्था में हो, इनमें डी उपकोष जो होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। जैसे अगर अपन बात करें जिंक की, तो इसमें 3D10 और 4s2 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक अवस्था होती है। कैडमियम की अगर अपन बात करें तो इसमें 4D10 और 5s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मरकरी की अगर बात करें तो 5D10 और 6s2, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है। आद्य अवस्था में भी क्या है, इसमें तीनों में ही डी उपकोष जो है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर इनमें से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, अगर अपन इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, जैसे Zl+2 है, या कैडमियम Cd+2 या मरकरी +2 अवस्था में है, तब भी क्या है, इनका डी उपकोष जो है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। सब में ही डी उपकोष जो है पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, इसलिए ये सभी की सभी क्या होते हैं? संक्रमण श्रेणी में नहीं माने जाते, यानी डी उपकोष पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, अतः यह संक्रमण तत्व नहीं माने जाते, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है बच्चों कि जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के तत्व होते हुए भी संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि ये इस कंडीशन को पूरा नहीं करते। इनमें डी उपकोष जो होता है पूर्ण रूप से भरा होता है, चाहे आद्य अवस्था में हो चाहे इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में हो, इसलिए ये क्या होते हैं? संक्रमण तत्व नहीं कहलाते दोनों ही कंडीशन में। ठीक है बच्चों, फिर अपन कुछ इस तरह के तत्वों की बात करेंगे जिनमें कुछ अपवाद के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है।
बच्चों अपन देखते हैं कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं ना कहीं कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें विषमता पाई जाती है, अपवाद पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो कुछ तत्व हैं जैसे क्रोमियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, पैलेडियम और सिल्वर। ये जो तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं ना कहीं अपवाद है, यानी जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हट करके यहाँ विन्यास है। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रोमियम की। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन देखें तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसमें आ जाता है और ये 5d इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है और 4s1 रह जाता है। इसी तरह से इन सब में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विषमता है। ऐसा क्यों? इसके बच्चों दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक जो होते हैं वो सामान्य कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, यानी अर्धपूरित। इसके दो कारण हैं। अगर अपन इनकी बात करें कारणों की तो दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि अर्धपूरित अथवा पूर्ण पूरित डी उपकोष का विन्यास जो होता है वो अधिक स्थायी होता है। उसको चाहे अपन सिमेट्री से जोड़ दें वो अधिक स्थायी होता है, यानी अन्य विन्यास की तुलना में ये आधे भरे हुए जो हैं या पूर्ण भरे हुए जो उपकोष हैं ये अन्य विन्यास की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। इस कारण से इनमें इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पाई जाती है। दूसरी अगर अपन बात करें तो इनमें n-1 डी उपकोष और ns जो उपकोष है इन दोनों उपकोषों में ऊर्जा अंतर जो होता है बहुत कम होता है, यानी कि मध्य ऊर्जा अंतर इनके मध्य ऊर्जा अंतर जो होता है कम होता है। उससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है जंप करके डी उपकोष में चला जाता है, यानी इतने नजदीक होते हैं, इतने पास पास होते हैं बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जंप करके अंदर वाले उपकोष में चले जाते हैं और इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था बन जाती है। अपन देखें कि यहाँ पर अर्धपूरित अधिक स्थायी है, यहाँ पूर्ण पूरित उपकोष है, ये वापस अर्धपूरित हो गया, ये पूर्ण पूरित हो गया और ये भी पूर्ण पूरित यानी पूरे भरे गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के ये दो कारण होते हैं जिस कारण से ये इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों इसमें एक प्रश्न और क्रिएट होता है। एक बात और आती है कि जब इनके जैसे अगर हम बात करें यहाँ कॉपर की, पैलेडियम की और सिल्वर की, यानी सिल्वर, पैलेडियम और कॉपर, इनको आप देखो ध्यान से, इनके डी उपकोष जो है वो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो क्या ये संक्रमण तत्व नहीं है? ये संक्रमण तत्व हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं डी उपकोष भरे होने के बावजूद भी। हमारी बात हुई थी संक्रमण तत्व की कि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जो या तो मूल अवस्था में या उनकी ऑक्सीकरण अवस्था या आयन के रूप में उनका डी उपकोष अगर अपूर्ण है, पूरा भरा हुआ नहीं है, तो वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो ये अपनी आयनिक अवस्था में, जैसे कॉपर जो है कॉपर +2 के रूप में पाया जाता है, तो आयनिक अवस्था में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 3d9 हो जाता है। इस कारण से ये संक्रमण तत्व कहलाता है। इनकी भी बात करें, पैलेडियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है और इसमें 4d9 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। उस समय इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार से Ag भी अगर +2 अवस्था में है तो इसमें भी क्या होगा? 4d9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें तो 8 ही हो जाएंगे। अगर ये पैलेडियम +2 है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस प्रकार से क्या होगा? ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं क्योंकि इसमें अपूर्ण डी कक्षक होते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में या आयनिक अवस्था में। तो ये प्रश्न क्रिएट होता है बच्चों, बनता है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होते हुए इनमें डी उपकोष पूर्ण भरे होने के बावजूद भी ये संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं? तो इसका आंसर ये है कि ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण डी उपकोष रखते हैं, डी कक्षक रखते हैं, जिससे ये संक्रमण तत्व कहलाता है। ठीक है बच्चों, आजकल जो
डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, जो संक्रमण तत्व हैं, उनको उनका जो परमाणु क्रमांक है 104 से लेकर के 112 तक के जो तत्व हैं उनको आईयूपीएसी नाम दिए गए, क्योंकि उसमें हुआ क्या, कुछ तत्व ऐसे थे जिनको कई वैज्ञानिकों ने, कई देशों के वैज्ञानिकों ने उनकी खोज की। तो देशों में आपसी विवाद से निपटने के लिए कुछ देश कहते हैं कि इसका नाम ये होना चाहिए क्योंकि इसको हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, दूसरा देश कहता है कि इसकी खोज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने की है इसलिए इसका नाम हमारे अनुसार होना चाहिए। तो इस विवाद से निपटने के लिए क्या किया गया कि इनके आईयूपीएसी नाम दिए गए। तो अपन देखते हैं इनके आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से दिए गए, कि क्या इसके नियम है। अपन देखते हैं कि मान लीजिए अगर इसका अंक, उसका नाम और उसका आईयूपीएसी नाम जो होता है, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम अपन कैसे लिखते हैं। तो अपन देखते हैं कि जब अंक 0 है, 1 से 9 तक के जो अंक दिए गए, यानी इसमें सारे अंक आ जाते हैं गिनती में, 0 से 9 तक का आईयूपीएसी ने जो एक नाम दिया, अपना एक पर्टिकुलर नाम दिया, अगर 0 है तो इसको इसने कहा अन, इसको कहा गया क्योंकि 0 से 1 तक है तो 0 को सबसे पहले क्या अपन नील कहते हैं, तो इसको कहा गया नील। अगर इसका आईयूपीएसी नाम में अंत में आता है तो ईएम लग जाता है लास्ट में, ईएम, इसको अपन ईएम कहते हैं। तो ये तो हो गया नील। अगर 1 लिखा हुआ है तो उसको अपन कहेंगे अन, इसका आ जाएगा अनियम। ठीक है, जो भी नाम आ जाएगा, अगर नील है तो इसका आ जाएगा नीलियम, अन है तो अनियम, 2 है तो इसको अपन कहेंगे बाई, ये हो जाएगा बाइयम। 3 अगर है तो ये कहलाएगा ट्राई, इसको ट्राई कहते हैं, तो ये हो जाएगा ट्राइयम। अगर 4 है तो क्वैड, इसको क्वैड कहेंगे बच्चों, ये कहलाएगा क्वैडियम। 5 है तो ये पेंट कहलाता है और इसको कहते हैं पेंटियम। 6 है तो कहलाएगा हेक्स और इसको अपन कहेंगे हेक्सियम। ठीक है बच्चों, अगर 7 है तो इसको कहेंगे सेप्ट, और ये कहलाएगा सेप्टियम। इसी प्रकार से अगर 8 है उसको हम कहेंगे ऑक्ट, वो कहलाएगा ऑक्टियम। और 9 नॉन, नॉनियम। तो इस प्रकार बच्चों जो भी नाम होगा, यानी क्योंकि 3 अक्षरों का होगा, क्योंकि अपन 104 से यानी 100 से ऊपर के परमाणु क्रमांकों की बात कर रहे हैं, तो इनके नाम अपन देखते हैं किस प्रकार से उनके नाम को अपन लिखेंगे। मान लीजिए किसी का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 104 है तो इसका नाम क्या होगा आईयूपीएसी के अनुसार। पहला नाम क्या है, 1 है, इसको अपन कहते हैं अन। दूसरा क्या है 0, इसको कहते हैं नील, अन नील। चौथा क्या है क्वैड, यानी लास्ट का जो नाम होगा उसके आगे ईएम आ जाएगा, ईएम अपन लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा क्वैडियम, यानी अन नील और इसका नाम आ जाएगा क्वैडियम। अपन एक साथ इसको लिख देते हैं, अन नील क्वैडियम 104 का नाम हो गया। और इसका जो प्रतीक हो जाएगा, प्रतीक अपन जो लिखेंगे, इसके प्रतीक को वो लिखेंगे, 3 अक्षर हैं, यू, यू और क्यू।
अननिलक्वेडियम, UNQ, सॉरी ये इसका नाम हो जाएगा UNQ, अननिलक्वेडियम। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें 105 की तो क्या हो जाएगा, अन नील और पेंटियम यानी UNP, ये हो गया 105। इस प्रकार बच्चों अपन सारे के सारे कोई सा भी तत्व हो उसका परमाणु क्रमांक अगर 100 से ऊपर है अपन उनके IUPAC नामों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर अपन बात करें, देखो और देखते हैं, अपन देखते हैं आगे इनके सबके नाम ही लिख के देख लेते हैं क्या क्या इनके नाम होंगे, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको। एक तरफ परमाणु क्रमांक, उसका नाम, यानी मान लीजिए ये है परमाणु क्रमांक, एक तरफ अपन परमाणु क्रमांक लिख देते हैं, इधर इनका नाम IUPAC में और उनका प्रतीक क्या होगा, सिंबल। अपन बात करते हैं, चलो 100 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 100 है तो नाम क्या हो जाएगा, अन नील नीलियम, 2 बार 0 है, UNN। 101, 1 के लिए क्या आया, अन, 0 के लिए क्या आया, नील, और फिर वापस अन आ गया तो क्या आ जाएगा, अनियम, अननील अनियम, अननील अनियम, UNU। 102 की अगर बात करें, अननील बाह्यम, अननील बाह्यम। इसी प्रकार अपन देख लेते हैं, अगर अपन 108 अपन को लिखना है, 108 का अगर IUPAC नेम क्या होगा, अन नील ऑक्टियम, अननील ऑक्टियम, UNO हो गया। अगर अपन को 112 लिखना है, मान लीजिए 112 जो तत्व है परमाणु क्रमांक जिसका, उसका नाम क्या आ जाएगा, अन बाह्यम, UUB। तो अपन किसी का भी, जैसे परमाणु क्रमांक कोई सा भी हो, अपन उसका आसानी से प्रतीक और नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए अपने पास है 212, हालांकि इस तत्व की भी खोज हुई नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं इसका नाम क्या होगा। जब भी होगी अन के लिए स्थान पे क्या आ जाएगा, बाई, और क्या आ जाएगा, अन बाह्यम, बाई अन बाह्यम, यानी BUB। इस तरह से हम 100 से ऊपर वाले जितने भी परमाणु क्रमांक हैं उनका IUPAC में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये कुछ मिसलेनियस जो बातें थी अपने आज की। अब अपन बात करते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों के गुण कौन कौन से होते हैं, इन तत्वों के अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं, उनकी बात करते हैं। बच्चों अपन बात करते हैं संक्रमण तत्वों के लक्षण या उनके गुणों की। यानी संक्रमण तत्व जो होते हैं उनमें कई प्रकार के गुण होते हैं, उनके अभिलक्षण पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें, पहला जो इनका गुण होता है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो ठोस होते हैं। सभी संक्रमण तत्व कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो है मरकरी। मरकरी जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी संक्रमण तत्व जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी जो तत्व होते हैं धात्विक अवस्था में पाए जाते हैं। धात्विक अवस्था में उपस्थित होते हैं, यानी ये धातु होते हैं, इनकी धात्विक, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। ये आघात वर्धनीय होते हैं, इनमें तन्यता होती है, यानी धातु की जितने भी गुण होते हैं सब इनमें पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि ये जो होते हैं सभी तत्व, ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यानी इनमें परिवर्तनशील संयोजकता पाई जाती है और ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
इनमें उत्प्रेरकी गुण भी पाए जाते हैं। उत्प्रेरकी गुण यानी ये जो तत्व होते हैं बच्चों, वो उत्प्रेरक के समान भी कार्य करते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक अपन पढ़ चुके हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक के समान भी कार्य करते हैं। फिर है कि ये संकुल यौगिक, संकुल यौगिकों का निर्माण भी करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। इनमें संकुल यानी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण करने का भी इनमें गुण पाया जाता है। ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं इनमें अनुचुंबकीय गुण भी पाया जाता है, ये अणुचुंबकीय गुण भी दर्शाते हैं। ये रंगीन होते हैं, कलरफुल, रंगीन यानी इनमें कलर दर्शाने का गुण भी पाया जाता है। ये जो होते हैं अंतराकाशी यौगिक भी बनाते हैं, एक अपन पढ़ेंगे इनको डिटेल में सबको। अंतरावकाशी या अंतराकाशी यौगिक भी बनाते हैं, इनमें अंतराकाशी यौगिक बनाने का गुण पाया जाता है। इसके अलावा ये कई प्रकार की मिश्र धातुएं, कई प्रकार की मिश्र धातुएं भी ये बनाते हैं। तो ये जो तत्व हैं ये इनके कुछ विशेष गुण हैं, और इसके अलावा भी ये क्या करते हैं, चुंबकीय गुण भी बताते हैं, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, और मिश्र धातु, ये इनके कुछ विशेष गुण हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीकरण अवस्था तो है ही, क्योंकि ये परिवर्तनशील संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। इनके अलावा कुछ गुण और भी होते हैं, ये तत्व मजबूत होते हैं, उच्च गलनांक और क्वथनांक पाया जाता है। इनके अपन आकार और आयनिक त्रिज्या के बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो इनके तत्व हैं इनको अपन डिटेल से अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन एक एक गुण को इसको पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये सभी संक्रमण श्रेणियां जो हैं उनमें ये इनको प्रभावित करते हैं और पाए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।